तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, आने वाली 14 जीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हमारा सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग 4 क्लासेस को एक साथ लेकर चल रहे हैं। जिसमें अगर हम लोग पहले क्लासेस की बात करें तो उसमें आपका एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री वाला सेक्शन तीनों को मिलाकर टोटल 90 टॉपिक्स का एक सीरीज चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी और आपका इंडियन इकोनॉमी, इन दोनों को मिलाकर जो है वो 30-30-60 यानी कि दोनों का 30 ज्योग्राफी से 30 इकोनॉमिक से यानी कि 60 टॉपिक का इधर सीरीज चल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग देखिए एक और वीडियो में हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी और साथ ही साथ झारखंड वाला सेक्शन को मिलाकर दोनों का 30-30 यानी कि 60 टॉपिक का सीरीज यहाँ पे लेके चल रहे हैं। इसके अलावा ये 3 टॉपिक चल ही रहा है, ये 3 सीरीज। इसके साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी, पबिड और साथ ही साथ ये जो आपका मानवाधिकार वाला टॉपिक है, मतलब ये विविध वाला जो टॉपिक है मिसलेनियस, इन दोनों को भी मिलाकर हम लोग जो है वो आपका देखिए इंडियन पॉलिटी और पबिड दोनों को मिलाकर 30 टॉपिक और मानवाधिकार जो आपका 8 से 9 टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में, इसको 30 भाग में बांटकर यहाँ पे भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो आप पाइएगा कि ये 4 सीरीज जो है ये एक साथ देखने को मिलेगी। आपका हिस्ट्री का टोटल 90 से टॉपिक्स का सीरीज, जिसमें से एंशिएंट का 30 टॉपिक, मिडिएबल का 30 टॉपिक और मॉडर्न का 30 टॉपिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और सीरीज है जिसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी और आपका इंडियन इकोनॉमी एक साथ चलेगा और दोनों जो है वो आपका 60 ये टॉपिक्स का सीरीज चल रहा है। इसके अलावा आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी और साथ ही साथ झारखंड का सेक्शन, क्योंकि पेपर 1 में भी आपका 10 क्वेश्चन झारखंड स्पेशल का रहता है, तो इन दोनों को मिलाकर भी यहाँ पे 60 जो है टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, है ना। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी और पबिड, इसका 30 टॉपिक्स और मानवाधिकार का जो है ये आपका 8 से 9 टॉपिक, मान लीजिए ना कि ये आपका 10 टॉपिक है और 10 टॉपिक को 30 भागों में बांटकर हम लोग यानी कि लगभग 40 टॉपिक्स का सीरीज यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं। ठीक ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। और इसी कड़ी में आज जो है वो हम लोग इंडियन पॉलिटी, अल्फ़ाबेट और साथ ही साथ जो आपका मिसलेनियस वाला टॉपिक है इसको हम लोग देखते हैं। तो आज अगर हम लोग देखें तो आज हम लोग का जो टॉपिक्स है इंडियन पॉलिटी में, उस टॉपिक का नाम क्या है, उस टॉपिक का नाम जो है वो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, यानी कि इंडियन पॉलिटी और आपका जो गवर्नेंस वाला पार्ट है, दोनों मिलाकर पब्लिक गवर्नेंस वाला पार्ट मिलाकर यहाँ पूछा जाएगा। तो इंडियन पॉलिटी का जो पहला टॉपिक है आपका कि भारतीय संविधान के उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना भी कहा जाता है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आज यही हमारा टॉपिक है, प्रस्तावना। और इसमें भी खास करके हम लोगों को धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और समाजवादी तथा इसके दर्शन वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करके पढ़ना है। और वहीं अगर हम लोग देखें तो जो आपका विविध वाला जो टॉपिक्स है, विविध वाले टॉपिक में आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा मानवाधिकार। तो विविध के सेक्शन में आज का टॉपिक रहेगा मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। तो सबसे पहले आज हम लोग जो है वो आपका इंडियन पॉलिटी वाला जो टॉपिक्स है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके बाद फिर हम लोग जो है वो मिसलेनियस के टॉपिक में चले जाएंगे। अगर देखिए इंडियन पॉलिटी में आपका आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, जिसको उद्देशिका यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि उद्देशिका का जो ऐतिहासिक विकास है इसके जान लेते हैं हम लोग, इसका हिस्टोरिकल जो भी डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। सो हम सभी को पता है कि आपका 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले दिल्ली के पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की जो है वो पहली बैठक हुई थी। ये भी हम लोगों को पता है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद ठीक 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को जो है फिर आपका बैठक होता है संविधान सभा का सेकेंड बैठक, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर इसके ठीक 2 दिन के बाद फिर संविधान सभा का बैठक होता है यानी कि 13 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, 13 दिसंबर को ये पेश किए हैं, 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी। उसके बाद ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये आपका 22 जनवरी कब,
तो आपका 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा इसको जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यही जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है यही आगे चल के भारतीय संविधान का जो है वो प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल के रूप में इसको अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट कर लिया गया। तो जो आपका नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था 13 दिसंबर को 1946 में, फिर इसको संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया गया। और बाद में यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही आगे चल के भारतीय संविधान का प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल के रूप में आ जाता है। प्रियम्बल यही बनता है आपका। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। आगे देख लीजिए, ये जो आपका संशोधन है इसमें प्रस्तावना में कई सारे संशोधन यानी कि अमेंडमेंट भी हुए हैं, और वो कब हुआ है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका 42वां संविधान संशोधन होता है जो कि 1976 में होता है। और ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इस समय प्रस्तावना में 3 गो शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा वो देख लीजिए। समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी। तो ये 3 वर्ड समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। आगे देखिए, प्रस्तावना की अगर हम लोग घोषणा की बात करें तो इसमें क्या है, तो इसमें बोला जाता है प्रस्तावना भारत को घोषित करती है, क्या घोषित करती है, डिक्लेयर करती है कि भारत जो है वो आपका, हम बोलता है ना कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, ऐसा बोलता है ना, तो वो वाला लाइन भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या घोषणा करता है, इसमें घोषणा करता है कि भारत जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में इसको परिभाषित करता है, या फिर इसको डिक्लेयर करता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और समाजवादी है, साथ ही साथ पंथ निरपेक्ष भी है, लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक भी है, और ये गणराज्य भी है। तो इसमें ये वर्ड याद रखिएगा। पहला वर्ड संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, और चौथा है लोकतंत्रात्मक, और पांचवा है आपका गणराज्य। ये एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही सीक्वेंस आपको एकदम पता होना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, आगे देख लीजिए। यह अपने नागरिकों को सुनिश्चित करती है, क्या सुनिश्चित करती है, तो पहला है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समानता। ठीक है ना। तो पहला न्याय, न्याय किस तरह का न्याय, तो आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। साथ ही साथ यहाँ पे 5 तरह की स्वतंत्रता देता है। पहला विचार का स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा धर्म की स्वतंत्रता, और पांचवा उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे संविधान में यहाँ के लोगों को 2 तरह की समानता देखने को मिलती है, एक है प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा है अवसर की समानता। इसके अलावा यहाँ पे बोला जाता है कि तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता की भावना यानी कि फ्रेटर्निटी की भावना यहाँ पे देखने को मिलती है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता यानी कि फ्रेटर्निटी की भावना ये सुनिश्चित करती है। आगे देख लीजिए, प्रस्तावना की प्रकृति और विधिक स्थिति क्या है क्या नहीं है। सो देखिए, जब प्रस्तावना में जब कभी भी किसी भी ये वाद में आया तो क्या डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट, वो देख लीजिए। सबसे पहले एक आपका वाद आता है, इससे पहले भी आए थे, इससे पहले भी 1-2 और भी केसेस आए हैं, देखिए कौन कौन है देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए आप बेरूबारी संघवाद, जो कि आपका आया था 1960 में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बेरूबारी संघवाद, इसको भी आप देख लीजिए। इस वाद में बोला गया कि इससे पूर्व न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। कहने का मतलब है कि बेरूबारी संघवाद में जो प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, कौन, तो बेरूबारी संघवाद में जो है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है ना। फिर आपका एक और केस आता है 1967 ईस्वी में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस आता है, और इस वाद में बोलता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की मूल आत्मा बताता है 1967 वाले कंडीशन में, कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का क्या है, मूल आत्मा है। ठीक है। उसके बाद 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक वाद आता है, और इसमें बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय बोलता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न भाग है। देख रहे कैसे कैसे बदल रहा है। शुरू में बोलता है बेरूबारी वाद में कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद जो है 1967 में एक आपका एक और वाद आता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोलकनाथ पंजाब वाद,
गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का वाद, इसमें बोलता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का मूल भाग है, मूल आत्मा है, ठीक ना। ठीक है। उसके बाद 1973 ईस्वी में फिर आता है आपका ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें बोलता है कि ये जो है अभिन्न हिस्सा है संविधान का। उसके बाद 1994 ईस्वी में SR बोम्मई बनाम भारत संघ का वाद आता है, SR बोम्मई बनाम भारत संघ का वाद आता है, और इसमें बोलता है कि न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, और साथ ही साथ जो पंथ निरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म जो है वो आपका संविधान का मूल लक्षण यानी कि बेसिक फीचर्स है। और ये भी जान लीजिएगा कि केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य के बाद ही आपका जो मूलभूत ढांचा यानी कि बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आता है, और इसके बाद जो है वो बताया जाता है इसके बाद कि जो आपका ये है आपका संविधान जो है मतलब ये प्रस्तावना जो है वो आपका वो मूलभूत सिद्धांत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट है। देन इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा, ये आपको पता होनी चाहिए। और SR बोम्मई बनाम भारत संघ का जो वाद था 1994 में, इसमें भी बोला कि न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, और साथ ही साथ इसमें जो आपका सेक्युलरिज्म का जो पार्ट है वो मूलभूत या मूल लक्षण यानी कि बेसिक पिक्चर है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएगा। फिर एक और आता है कि प्रस्तावना क्या न्याय योग्य है यानी कि जस्टिसिएबल है या फिर नहीं है। तो बताया जाता है कि जो प्रस्तावना है वो आपका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि इसे किसी भी अदालत में प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। अदालत में प्रस्तावना को लागू नहीं कर सकती क्योंकि ये न्यायोचित या फिर न्याय योग्य नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है, परंतु यह संविधान की व्याख्या यानी कि इंटरप्रिटेशन में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करता है। देखिए, जब कहीं भी संविधान में शब्दों को लेकर उलझन होगी तो वहाँ पे जो मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा तो वो है आपका प्रस्तावना ही, ठीक है। इस लाइन को याद रख लीजिएगा। अब प्रस्तावना जो है वो आपका न्यायोचित या फिर न्याय योग्य नहीं है, इसको न्यायालय में जाकर लागू नहीं करवा सकते हैं आप, इस लाइन को भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देख लीजिए, प्रस्तावना के संबंध में अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग विचार दिए हैं, वो विचार क्या क्या है वो आप देखिए। सबसे पहले एक व्यक्ति आते हैं सर अल्लादी कृष्णन अय्यर, पूरा नाम क्या है, सर अल्लादी कृष्णन अय्यर नाम है, और इन्होंने बताया है कि जो उद्देशिका है यानी कि प्रस्तावना जो है वो हमारे सपनों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमारे सपने का और हमारे आदर्श का जो भी हमारा ड्रीम था और जो भी हमारा आइडियल था उन सभी का लीडरशिप कर रही है कौन, तो प्रस्तावना कर रही है। इसके अलावा KM मुंशी साहब भी है, ये बोलते हैं कि जो उद्देशिका है वो हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। तो KM मुंशी साहब के द्वारा उद्देशिका जो है वो प्रभुत्व संपन्न ये आपका लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या है, जन्म कुंडली है, और उन्हीं के अनुसार इसे राजनीतिक जन्म पत्री भी कहा गया था, है ना। डॉक्टर VR अम्बेडकर बोलते हैं कि संविधान को पवित्र दस्तावेज कहे थे, और साथ ही साथ संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय बताया। संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय बताया। नेक्स्ट देख लीजिए, सुभाष कश्यप जो है वो बोलते हैं कि ये संविधान शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और प्रस्तावना जो है वो आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी एक अट्टालिका है, मतलब कि ये एक बेसमेंट है प्रस्तावना, और इसी के ऊपर जो है सो आपका संविधान जो है वो खड़ा है। आगे देख लीजिए, प्रस्तावना का अगर हम लोग महत्व देखें तो प्रस्तावना का महत्व क्या क्या है, तो यह संविधान की आत्मा मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा यह संविधान की विचारधारा, मूलभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। तो संविधान की जो भी विचारधारा है उस विचारधारा को और उसके मूलभूत मूल्यों को और उसका जो पर्पस है, उद्देश्य है, इसको बतलाने का काम कौन करता है, प्रस्तावना ही करती है। फिर देख लीजिए, यह संविधान की व्याख्या में न्यायालय के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत का कार्य करती है। तो जब कभी भी संविधान का व्याख्या करता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो उसको कहाँ से उसको सॉल्व करता है, तो प्रस्तावना को देखता है, वही एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और समानता के आदर्शों से जोड़ती है।
तो जो आपका प्रस्तावना है वो नागरिकों को राष्ट्रीय एकता से, अखंडता से और समानता का जो भी आदर्श है, इस आदर्शों से इसको जोड़ती है। ठीक है। इसके अलावा संक्षेप में अगर हम लोग सार देख ले प्रस्तावना का, तो बताया जाता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना राष्ट्र के आदर्शों, मूल्यों और उद्देश्यों की अभिव्यक्ति है। ये एकदम इसका निष्कर्ष है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो राष्ट्र के आदर्शों, मूल्यों और उद्देश्यों की अभिव्यक्ति है। इसके अलावा देख लीजिए एक और सार है कि यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता के सिद्धांतों पर आधारित भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। तो जो प्रस्तावना है वो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता के सिद्धांतों पर आधारित भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। ओवरऑल प्रस्तावना को इस कारण से हम लोग जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका ज़्यादा नहीं था, तो ये आपका जो है वो इंडियन पॉलिटी का जो पहला टॉपिक था आज का हम लोग का प्रस्तावना बोले तो प्रीएम्बल, ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया, क्योंकि ज़्यादा था ये नहीं, बड़ा छोटा सा टॉपिक ये था। तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे जो है वो आपका कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग मिसलेनियस वाला टॉपिक में चलते हैं। ठीक है। ये मेरे को लगता है बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो मिसलेनियस वाला टॉपिक में चलते हैं और मिसलेनियस वाले टॉपिक को फिर हम लोग यहाँ से कंप्लीट करते हैं। तो मिसलेनियस में टॉपिक में आ जाते हैं, और मिसलेनियस का जो टॉपिक है इसमें हम लोग आज मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स के बारे में जानेंगे। तो मिसलेनियस का टोटल 8 टॉपिक दिए हुए हैं, इसको हम लोग 30 भाग में तोड़ कर इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग इसमें जो है विविध वाले में सेक्शन में मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका मानवाधिकार, ये बार बार वर्ड यूज किया जा रहा है यानी कि ह्यूमन राइट्स, ये आखिर होता क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहला बात कि किसी व्यक्ति को मानवाधिकार जो है वो जन्म से प्राप्त होता है, यानी कि जो मानव का अधिकार है वो जन्म से ही किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। मानवाधिकार को विश्व में मान्यता प्राप्त है, पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा देख लीजिए थर्ड पॉइंट, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो है, यानी कि यूनिवर्सल रूप से इसको जो घोषणा है, डिक्लेरेशन वो किया गया है 10 दिसंबर 1948 को। तो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की तीसरी बैठक जो कि पेरिस में हुई थी, वहाँ पे किया गया था। तो 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा किया गया था। और ये जो घोषणा है वो कब किया गया था, तो ये 1948 में किया गया था 10 दिसंबर को। और ये संयुक्त राष्ट्र की तीसरी बैठक जो हुई थी पेरिस में, वहाँ पे किया गया था। और इस बैठक में टोटल 58 जो देश है वो भाग लिए थे। और इस मानवाधिकार के पक्ष में टोटल 48 को जो देश है वो ये मत दिए थे, अपना पक्ष रखे थे, फेवर रखे थे। तो 10 दिसंबर 1948 को आपका पेरिस में यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का तीसरा बैठक होता है, जिसमें टोटल 58 देश पार्टिसिपेट करते हैं। और जिसमें से 48 को जो देश है वो इसके पक्ष में वोट देते हैं। और 10 दिसंबर 1948 को ही जो है मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की जाती है। क्लियर। आगे देख लीजिए। भारत के तरफ से इस बैठक में हंसा मेहता ने प्रतिनिधित्व किया था। तो भारत की तरफ से कौन गए थे, तो हंसा मेहता गए थे। फिर देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, मानवाधिकार जो दिवस है वो आपका 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को घोषणा किया गया था, इसलिए मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को मानव अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मानवाधिकारों की जो सार्वजनिक घोषणा है, तो इसी सार्वजनिक घोषणा को मानव अधिकारों का जो है वो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि एक तरह से अधिकार पत्र। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, मानवाधिकार ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन इलेनोर रूजवेल्ट थे। तो मानवाधिकार जो आपका ड्राफ्टिंग कमेटी है, एक तरह से देखते हैं, वो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन थे वो इलेनोर रूजवेल्ट थे। इलेनोर रूजवेल्ट थे। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि 1993 में बना था, ये इस आयोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके।
तो सबसे पहले देख लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। तो 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देख लीजिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है वो 1993 के तहत स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और इसी आयोग के ही तर्ज पे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बना था 1993 में। आगे देखिए, इसके तहत संविधान द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, जीवन का अधिकार आदि की रक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि 1993 में बना था। ठीक है ना, 12 अक्टूबर 1993 को बना था, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके तहत संविधान के द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, जीवन का अधिकार आदि की रक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। इसमें अगर हम लोग देखें तो टोटल 8 चैप्टर है और टोटल 43 को धाराएँ हैं। तो इसमें कुल 8 चैप्टर और 43 जो है वो 43 धाराएँ हैं। यह एक वैधानिक निकाय है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। वैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत बेसिक चीज़ है ये सब। तो ये एक वैधानिक निकाय है, यानी कि मानवाधिकार आयोग जो है वो आपका वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। आगे देख लीजिए, संसद द्वारा बनाए गए कानून मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत है। तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून जो है वो मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत ये सभी बने हैं आपका। यहाँ पे एक वर्ड है आपका कि संवैधानिक निकाय क्या होता है और वैधानिक निकाय क्या होता है, इन दोनों के बारे में बीच में डिफरेंस देखेंगे। पहला देख लीजिए, संवैधानिक निकाय वे होते हैं जो संविधान में उल्लेखित होते हैं। तो जो निकाय संविधान में उल्लेखित है उसको संवैधानिक निकाय कहेंगे और संविधान के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो संवैधानिक निकाय संविधान में उल्लेखित होते हैं और संविधान के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जबकि जो वैधानिक निकाय है वो संसद या फिर राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि संसद बनाए या फिर राज्य विधानमंडल बनाए तो उसको हम लोग वैधानिक निकाय कहेंगे, और वैसे निकाय जो संविधान के द्वारा बनाए गए हैं और उसका जिक्र संविधान में उल्लेखित किया गया है तो उसको हम लोग संवैधानिक निकाय कहते हैं। ये सिंपल सा बेसिक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देख लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे, ये हमेशा पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे, या मिश्रा भी बोलते हैं, सब चलता है। तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र या फिर मिश्रा जो है वो आपके मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। फिर पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में 2025 में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके न्यायमूर्ति श्री वी रामा सुब्रमण्यम। तो श्री वी रामा सुब्रमण्यम ये है, और इनके आगे हम लोग न्यायमूर्ति लगाते हैं, जो भी व्यक्ति रहेंगे सबके आगे न्यायमूर्ति लगेगा। तो मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे, और मानवाधिकार आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति श्री वी रामा सुब्रमण्यम साहब हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का किसी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य न्यायाधीश को ही बनाया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है इसका अध्यक्ष बनेगा कौन, इसके अध्यक्ष बनने के लिए वही व्यक्ति एलिजिबल हो सकता है जो आपका सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज हो या फिर रिटायर जो है वो आपका मुख्य न्यायाधीश हो, चीफ जस्टिस हो, रिटायर वही बनेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ही रहना चाहिए, रिटायर। नेक्स्ट देख लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पे जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सिंपल सी बात है। अभी बताया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष बनता है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज या फिर चीफ जज वही बनेगा। अब इसके बनने के लिए इसका जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन इसका नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, लेकिन इसके लिए 6 सदस्यों की समिति बनेगा जिसमें अध्यक्ष रहेंगे पीएम साहब, और 6 को पीएम साहब को मिलाकर 5 सदस्य और मिलेंगे,
और पीएम साहब को मिलाकर टोटल 6 सदस्य हो जाएंगे, जिसमें अध्यक्षता करेंगे पीएम साहब, और वो दिशा निर्देश देंगे राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति जी है फिर इसका नियुक्ति करेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए। समिति में शामिल सदस्य प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, इसके साथ आपका लोकसभा का अध्यक्ष होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री होंगे, राज्यसभा के उपसभापति होंगे, और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता ये भी रहेंगे। अच्छा, तो देखिए 6 सदस्य बताए हैं, जिसमें तो एक तो आपका पीएम साहब हो जाएंगे, प्रधानमंत्री जी हो जाएंगे जो कि अध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा 2 व्यक्ति होंगे विपक्ष के नेता, दोनों सदनों के जो है विपक्ष के नेता, यानी लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, ये दोनों रहेंगे। तो प्रधानमंत्री और दोनों सदनों में विपक्ष के नेता, ये 2 व्यक्ति हो गए। इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष रहेंगे, तो 4 व्यक्ति हो गए। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे, 5 व्यक्ति हो गए। इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति रहेंगे, सभापति नहीं उपसभापति रहेंगे, ठीक है ना, ये रहेंगे। क्लियर, तो ये 6 व्यक्ति हो जाएंगे, और ये 6 व्यक्ति मिलके राष्ट्रपति जी को सिफारिश करते हैं, राष्ट्रपति जी फिर उसका नियुक्ति कर देगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 3 साल या फिर 70 साल है। तो यह 3 साल रहेंगे, या तो वो जब अगर उसका 70 साल हो गया, अगर कोई व्यक्ति 69 साल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना तो वो 3 साल नहीं रहेगा, वो मात्र 1 ही साल रहेगा, 70 साल तक ही, ऐसा है। तो 3 साल या फिर 70 साल तक वो रहेगा, मतलब 70 वर्ष तक रहेगा, 3 साल तक, या फिर उसका आयु 70 वर्ष जब तक ना हो जाए तब तक रहेगा, ऐसा करके मैक्सिमम 3 तक जाएगा, और वो अपना आयु का एज का 70 साल तक ही जा सकता है, ऐसा। नेक्स्ट देख लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 1 अध्यक्ष और 12 सदस्य ये हैं। अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? देखो, अध्यक्ष नियुक्ति करने के लिए 6 सदस्यीय का टीम बनेगा, वो अलग है। लेकिन अगर हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अगर हम लोग देखें कुल कितने सदस्य हैं, तो कुल इसमें 1 गो अध्यक्ष होते हैं और 12 गो सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल 13 व्यक्ति होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। जिसमें से हम लोग देखें तो 7 गो पदेन होते हैं और 5 गो जो है वो नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि अपॉइंटेड किए जाते हैं। तो 7 पदेन और 5 नियुक्त किए जाते हैं। इसमें से 12 व्यक्तियों में 12 सदस्य रहेंगे और 1 अध्यक्ष रहेगा, मतलब 13 व्यक्ति में। तो 7, 5, 12, तो 1 अध्यक्ष तो बतेबे करेंगे, जो आपका प्रधानमंत्री रहेगा वही अध्यक्ष बन जाएगा। बाकी 12 व्यक्ति का खेल है, जिसमें से 7 व्यक्ति का पदेन होगा और 5 व्यक्ति नियुक्त होगा। क्लियर यहाँ तक? आगे देखिए, अभी बताया गया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में टोटल 8 चैप्टर है और टोटल जो 43 गो धाराएँ हैं, और इसमें कुल देखें तो वो आपका 8 गो चैप्टर है, जिसमें से चैप्टर 1 की अगर हम लोग बात करें, उसका चैप्टर 1 का नाम क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू होना। तो संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू होना, ये चैप्टर 1 का नाम है। क्या बोलता है चैप्टर 1? देखिए, ये संपूर्ण भारत में लागू होगा। फिर अगला पॉइंट बोलता है कि अध्याय 1 के धारा 2 में परिभाषा है, जो कि कुल 15 का वर्णन करता है इसमें। तो चैप्टर 1 का धारा जो 2 है मानवाधिकार आयोग का, उसमें मानवाधिकार आयोग का परिभाषा दिया गया है, जिसमें टोटल 15 गो पॉइंट बोला गया है कि ये सभी जो है वो मानवाधिकार सबको इनको मिलेगा। 15 गो इसमें पॉइंट बताया गया है। चैप्टर 1 का धारा 2 में मानवाधिकार आयोग का परिभाषा है। फिर देख लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम संशोधन जुलाई 2019 में राष्ट्रीय विकलांग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एवं बाल कल्याण आयोग की सिफारिश बाल कल्याण आयोग की परिभाषा को जोड़ा गया है। तो देख लीजिए, 15 को अभी बताया गया था, परिभाषा में 15 को जो है वो वर्णन किया गया था। लेकिन बाद में फिर 2019 में संशोधन हुआ, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम संशोधन हुआ था जुलाई 2019 में, और इसमें 3-4 चीज़ों को जोड़ा गया था। पहला, राष्ट्रीय विकलांग आयोग को जोड़ा गया, फिर आपका राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को जोड़ा गया, फिर आपका बाल कल्याण आयोग को भी जोड़ा गया परिभाषा में। ये 3 चीज़ों को और भी ऐड किया गया। आगे देख लीजिए, 2019 से पहले ही राष्ट्रीय एसटी आयोग, राष्ट्रीय एससी आयोग और महिला आयोग सम्मिलित था। तो 2019 से पहले ही हम लोग का जो बोलते हैं ना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सभी जो है वो मानवाधिकार का जो आयोग था उसमें शामिल था।
ये आपका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना, इसके बारे में बताया गया है। फिर चैप्टर 2 देख लीजिए। चैप्टर 2 है जो है वो क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करता है। चैप्टर 2 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करता है। इसमें बोला जा रहा है क्या क्या, वो देख लीजिए थोड़ा सा आप। इसमें थोड़ा थोड़ा बोला जा रहा है, ये एक ही पेज हम लोग का बचा हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, इसलिए घबराइएगा मत। इसमें क्या है वो देख लीजिए। धारा 3 में क्या बोला जा रहा है कि इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन का प्रावधान है। तो धारा 2 में परिभाषा दिया है, धारा 3 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन का जो है वो प्रावधान किया गया है। धारा 4 जो है इसमें क्या बोला गया है, इसके अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। यानी कि राष्ट्रपति जी जो भी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और जो भी सदस्यों का जो भी नियुक्ति करेगा उसका प्रावधान किया गया है धारा 4 में। इसके अलावा धारा 5 में क्या है, तो अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति हटा भी सकते हैं, परंतु हटाने से पहले उच्चतम न्यायालय जो है वो इसकी जांच करेगा। तो धारा 5 में बोला गया है कि अध्यक्ष को नहीं, हाँ ठीक है, अध्यक्ष और जो सदस्य हैं इनको राष्ट्रपति जी हटा भी सकते हैं और हटाने से पहले उच्चतम न्यायालय उसका जांच करेगा, धारा 5 में। धारा 6 भी है। धारा 6 क्या है कि अध्यक्ष और कार्यकाल के संबंधी में प्रावधान ये है। तो अध्यक्ष और कार्यकाल के संबंधी में प्रावधान बताया गया है जो कि 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष ये है। तो 5 वर्ष और 70 वर्ष ये दिया गया है इसमें। अच्छा, अभी यहाँ पे बताया गया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है, यानी कि जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 3 साल या फिर 70 साल तक निर्धारित किया गया है। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि अध्यक्ष और उसके कार्यकाल के संबंधी प्रावधान जो है वो 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष है। इसमें कन्फ्यूजन है, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, 3, 5 या फिर 70 वर्ष, ये वाला याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। नोट क्या है यहाँ पे देख लीजिए। मानवाधिकार, ये देख लीजिए नोट में, मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की कार्यकाल अवधि 3 वर्ष कर दी गई है। अच्छा ठीक है। पहले धारा 6 में बोला गया था कि अध्यक्ष और जो कार्यकाल का जो अवधि होगा वो 5 साल या फिर 70 साल रहेगा, लेकिन फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार जो संशोधन अधिनियम हुआ था, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम हुआ था 2019 में, इसके माध्यम से जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार है और जो आपका राज्य मानवाधिकार आयोग है, इन दोनों में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष और 70 साल कर दिया गया, ठीक है। अब क्लियर। आगे बोला गया है 2019 में संशोधन के अनुसार अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कोई अन्य उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। क्या बोला गया वो देख लीजिए कि 2019 में ही संशोधन हुआ है और इस संशोधन के अनुसार ये बोला जा रहा है कि जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो आपका उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कोई अन्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। तो ठीक वही बात है। शुरू में क्या बताया गया था, हम बताए हैं कि जो इसका अध्यक्ष का नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए 6 सदस्यीय टीम होती है, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यों की टीम होती है। उसके बाद बताया गया कि 2019 के संशोधन से ही ये डिसाइड हुआ है कि आपका जो मानवाधिकार आयोग का जो भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो भी अध्यक्ष होगा वो या तो सुप्रीम कोर्ट का मेन जज होगा रिटायर, या फिर कोई अन्य जज ये हो सकते हैं, ठीक ना, इसके अध्यक्ष। तो इस तरह से आपका जो है चैप्टर 2 ये भी कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 भी ज़्यादा कुछ नहीं था। चैप्टर 2 में किसकी बात की गई है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की गई है। इसके अलावा देख लीजिए चैप्टर 3, जिसमें आपका कार्य और शक्तियों की बात की गई है, कार्य एवं शक्तियों की बात की गई है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे धारा 12 से। तो ये जो आपका धारा 12 है, इसमें क्या बोला गया है कि आयोग स्वप्रेरण व शिकायत के बाद आयोग के द्वारा जांच किया जाएगा। तो सबसे पहले आयोग जो है वो स्वप्रेरण या फिर शिकायत, वो खुद से, स्वप्रेरण मतलब खुद से वो मोटिवेट होके जांच करेगा, या तो वो शिकायत कोई करेगा व्यक्ति, उसके बाद वो जांच करेगा, आयोग के द्वारा जांच होता है। धारा 12 ये कहता है। धारा 13 में जांच संबंधी शक्तियां जो है वो क्या क्या जांच करने का जांच संबंधी अधिकार है, शक्तियां हैं,
मानवाधिकार आयोग को वो धारा 13 बतलाता है। इसके बाद आइए धारा 16 के बारे में। यहाँ बोला गया कि इसके अनुसार पक्षपात पूर्ण तथा गलत तरीके से की गई कार्रवाई के विरुद्ध किसी पीड़ित व्यक्ति की सुनवाई कर सकता है और ऐसी कार्रवाई को रद्द भी करा सकता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी किसी के साथ अगर कोई भेदभाव हुआ है, जब वो शिकायत कर दिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, तो वह उसका फिर सुनवाई भी कर सकता है। उसका पीड़ित व्यक्ति का जो है पीड़ित व्यक्ति के हक में जो है वो आपका डिसीजन भी दे सकता है। अगर ऐसा केस अगर कहीं और चल रहा है कोई कोर्ट में, तो वो उसको रद्द भी करवा सकता है। मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार को इतना पावर भी है, वो डिसीजन भी दे सकता है। ये चैप्टर 3 था, कार्य और शक्तियाँ। फिर देख लीजिए चैप्टर 4, जो कि आपका प्रक्रिया का जो है वो जिक्र करता है, कि बोलता है कि संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 29 सितंबर 1993 से लागू होगा। तो 29 सितंबर 1993 से पूरे भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम लागू होगा। फिर इसी में धारा 18 आता है, जिसमें बोलता है कि जांच के दौरान तथा जांच के बाद आयोग के कार्रवाई के संबंध में प्रावधान। इसके बारे में बोला गया है कि जांच के समय या फिर जांच के बाद आयोग जो भी कार्रवाई करता है, इसका जो जिक्र है वो धारा 18 में दिया गया है। इसके बाद धारा 19 आता है, जिसमें बोला जा रहा है कि जो आपका सशस्त्र बलों के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, यानी कि जो भी आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सशस्त्र बल है, उसके संबंध में जो भी अनुसरण की जाने वाली जो भी प्रक्रिया है, वो आपका धारा 19 में बोला गया है। इसके बाद आपका चैप्टर 4 जो था प्रक्रिया, वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 5, जो कि राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करता है। चैप्टर 2 जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का बारे में बतलाता है। चैप्टर 3 जो है वो कार्य और शक्तियाँ के बारे में बतलाता है। चैप्टर 4 जो है वो आपका प्रक्रिया की बात करता है। उसी तरह चैप्टर 5 जो है वो आपका राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करता है। और यहाँ बोला जा रहा है कि धारा 21 जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन का बात करता है, और इसके अनुसार राज्य सरकार के द्वारा इसका गठन जो किया जाएगा। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसी तरह राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग होगा, जिसका जो है गठन कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या फिर जो है वो आपका सेवानिवृत्त जो हेड जज होंगे, चीफ जज या फिर अन्य जज होंगे। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का भी अध्यक्ष जो है वो हाई कोर्ट के जज बनेंगे, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज बनेंगे। सिंपल। फिर देख लीजिए क्या बोला जा रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अधिनियम में 2006 में परिवर्तन किया गया था। जैसे आपका 2019 में परिवर्तन किया गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में संशोधन किया गया, ठीक उसी तरह राज्य मानवाधिकार आयोग में 2006 में परिवर्तन किया गया, और उस समय सदस्यों की संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई। तो राज्य में भी मानवाधिकार आयोग होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग। तो यहाँ पे सदस्य संख्या कितनी होती है? तो पहले 5 थी, 5 से घटाकर 3 कर दी गई। उसके बाद धारा 22 आएगा, जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है, तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मतलब देखिए, वहाँ पे राष्ट्रपति नियुक्ति करते थे, यहाँ पे राज्यपाल नियुक्ति करेंगे। वहाँ पे आपका अध्यक्ष और मतलब वहाँ पे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में टोटल 6 सदस्य होते थे प्रधानमंत्री को मिलाकर। यहाँ पे भी आपका अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए जो है वो एक समिति बनेगा, और वो समिति सिफारिश करेगा राज्यपाल को। उसके बाद राज्यपाल जो है वो नियुक्ति करेगा। उस समिति में कौन कौन होते हैं वो देख लीजिए। वहाँ पे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता था, यहाँ पे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगा। तो यहाँ पे एक व्यक्ति होंगे मुख्यमंत्री, जो कि अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा विधानसभा का अध्यक्ष होंगे, वहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष, यहाँ पे विधानसभा का अध्यक्ष होंगे। वहाँ पे केंद्र का गृह मंत्री था, तो यहाँ पे राज्य का गृह मंत्री होगा। वहाँ पे आपका दोनों सदन में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है वो विपक्ष का नेता होंगे, और यहाँ पे विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। विधानसभा कहीं विधान परिषद भी है, लेकिन विधान परिषद को शामिल नहीं किया गया क्योंकि सभी राज्यों में नहीं है, इसलिए। तो यहाँ पे विधानसभा में विपक्ष का नेता शामिल हो जाएंगे। क्लियर?
तो इसमें कौन कौन व्यक्ति होंगे देख लीजिए। पहला हो जाएंगे यहाँ पे मुख्यमंत्री, दूसरा विधानसभा का अध्यक्ष, तीसरा राज्य का गृह मंत्री, चौथा विधानसभा का विपक्ष का नेता। तो इसमें टोटल कितना आदमी रहेंगे आपके? 4 आदमी रहेंगे, ठीक ना। मुख्यमंत्री को मिलाकर 4 आदमी रहेंगे इसमें, ठीक है। और वहाँ पे आपके जो है वो 6 आदमी रहते थे। क्लियर यहाँ तक? आगे देख लीजिए धारा 23 के बारे में। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार पर जिसकी जांच उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। तो क्या बोला गया है? राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है और उसके सदस्य जो है, अगर वो कोई भी किसी तरह का गलती करते हैं, है ना, असंवैधानिक काम करते हैं, तो उसकी पहले जांच होगी उच्चतम न्यायालय के द्वारा। हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसका जांच होगा। हाई कोर्ट के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच होगा। और उसको हटाएगा कौन? तो राष्ट्रपति ही पद से हटाएंगे। राज्यपाल तो नियुक्ति देंगे यहाँ पे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का, सदस्यों का, लेकिन उसको हटाने का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। उसको जांच करने का काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगा और उसको हटाने का काम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति साहब करेंगे। क्लियर? इसके बाद आपका धारा 24 आ जाएगा, जिसमें बोला गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 साल या फिर 70 साल, 3 साल या 70 साल वाला रहेगा। पहले ये 5 साल और 70 साल वाला था, लेकिन 2019 में चेंजेस हुआ, बताया भी किए। इसके बाद आइए अध्याय 6 है आपका। अध्याय 5 क्या था? राज्य मानवाधिकार आयोग। अध्याय 6 क्या है? मानवाधिकार न्यायालय है, मानवाधिकार न्यायालय। अध्याय 7 क्या है? वित्त लेखा और संपरीक्षा। इसको डिटेल से नहीं पढ़ना, इसे केवल नाम याद रख लीजिए। तो अध्याय 7 है वित्त लेखा और संपरीक्षा। अध्याय 8 है प्रकीर्णन। जैसे अध्याय 4 था प्रक्रिया, वैसे अध्याय 8 है प्रकीर्णन। तो इस तरह से तो स्टार्टिंग के 1 से लेकर 5 चैप्टर तक इंपॉर्टेंट है, उसको डिटेल से पढ़ना है। बाकी 6, 7, 8 जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका केवल नाम याद रख लीजिएगा बस। तो अध्याय 6 मानवाधिकार न्यायालय, अध्याय 7 वित्त लेखा और संपरीक्षा, अध्याय 8 जो है वो प्रकीर्णन की बात की जा रही है। आगे देख लीजिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्य देख लेते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है इसका क्या क्या कार्य है। पहला, मानव अधिकार के उल्लंघन की जांच करना या कराना, कि मानवाधिकार का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा ना, इसका जांच कराना। दूसरा, आयोग किसी भी जेल में निरीक्षण करने के लिए जा सकता है, कि वहाँ पे जो एक मानवाधिकार है ना भैया, किसी को आप जेल में डाल दिए हैं, वहाँ को खाने पीने नहीं दिए हैं, उसको पूरा गंदगी में रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना, सबका जीने का अधिकार है ना, मानवाधिकार मिलना चाहिए। तो वो इसके लिए वो किसी भी जेल का परीक्षण करने के लिए जा सकता है। तीसरा, सरकार को मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए सिफारिश भी कर सकता है। तो सरकार को मानवाधिकार में और भी वृद्धि करना है या और भी कुछ चेंजेस करना है, उसके लिए वो सिफारिश कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये मानवाधिकार का जागरूकता फैलाता है, लोगों को जागरूक करता है। फिर देख लीजिए न्यायालय में मानवाधिकार के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अगर मानवाधिकार से संबंधित अगर कोई भी मामला है, अभी बताया ना कार्य और शक्तियाँ में चैप्टर 3 में, तो वो क्या करता है कि वो आपका अगर किसी भी न्यायालय में मानवाधिकार से संबंधित अगर कोई भी मामला चल रहा है तो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है और निर्णय भी दे सकता है पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में। फिर देख लीजिए मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे NGO को प्रोत्साहन करना है। तो अगर कोई भी NGO है वो अगर मानवाधिकार के काम में मानवाधिकार के अधिकार में अगर वो काम कर रहा है, मानवाधिकार के फेवर में, उसके लिए मानवाधिकारों के लिए काम कर रहा है कोई भी NGO, तो उसको वो और भी प्रोत्साहित कर सकता है, उसको फंडिंग भी कर सकता है। ये आपका है राष्ट्रीय मानवाधिकार का ये सब काम। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय संधियों की समीक्षा करता है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रीटी हुआ है वो सही है कि नहीं है, साथ साथ उसके जो क्रियान्वयन है उसके लिए वो सिफारिशें भी करता है कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस कीजिए, ये है वैसे कीजिए, कुछ भी करवा सकता है। इसके अलावा आयोग जो है वो यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है और इसे फिर दोनों सदनों में भेजता है। यानी कि दोनों सदन बोले तो केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में ये भेजा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक जो पॉइंट है वो आपका एकदम क्लियर हो गया होगा, इसमें आपका किसी भी तरह का कोई भी जो परेशानी नहीं होगी। तो विविध का एक टॉपिक जो है मानवाधिकार वाला टॉपिक, ये भी हम लोग आज पढ़ लिए हैं। ये टॉपिक भी हो गया है, ठीक है। और फिर हम लोग जो देखे हैं आपका पॉलिटी में जो टॉपिक था आपका प्रस्तावना, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो हम लोग इसको बहुत जल्दी अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इसमें आपको फिर ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मिसलेनियस का टॉपिक में आज हम लोग का क्या था, मानवाधिकार था।
और इस मानवाधिकार वाले टॉपिक को हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम लोग इसी में अगर हम लोग देखें इसी कड़ी में, तो अभी आपको क्या क्या बताया गया वो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग 4 सेक्शन का सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें से अगर हम लोग देखें तो ये हिस्ट्री का एक साथ लेकर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री का जो सीरीज है वो हम लोग एक साथ लेके चल रहे हैं 90 चैप्टर का सीरीज, मतलब 90 टॉपिक्स का ये सीरीज लेकर हम लोग चल रहे हैं हिस्ट्री में। 90 टॉपिक्स का सीरीज लेकर चल रहे हैं। उसके बाद ज्योग्राफी और जो आपका इकोनॉमिक्स है, तो ये रहा ज्योग्राफी और ये रहा इकोनॉमिक्स। इसमें भी हम लोग टोटल 30 यानी कि 60 टॉपिक्स का सीरीज लेकर चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो पॉलिटी और आपका ये विविध वाला सेक्शन, इसमें हम लोग पॉलिटी, पब्लिक शासन, ये सब मिलाकर हम लोग इसमें टोटल 30 टॉपिक, और आपका मिसलेनियस वाला जो भाग है इसको भी हम लोग 30 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। इसमें टोटल टॉपिक्स है 8 से 9 टॉपिक, लेकिन इसको हम लोग बांट के पढ़ रहे हैं 30 टॉपिक में, अलग अलग भागों में। इसके अलावा हम लोग जो है वो आपका ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स बतेबे किए। इसके बाद जो है वो आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साथ ही साथ जो झारखंड वाला सेक्शन है इसको हम लोग 30 टॉपिक यानी कि 60 टॉपिक्स का सीरीज यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से देखिएगा तो आप पाइएगा कि आपको यहाँ से कितना क्वेश्चन का तैयारी हो रहा है पेपर 1 में, वो देख लीजिए। सबसे पहले हिस्ट्री से आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों मिलाकर। उसके बाद झारखंड का भूगोल, इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक्स से आपका 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद इंडियन पॉलिटी और पब्लिक से मिलाकर आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आपका जो है साइंस और टेक्नोलॉजी, इससे आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा झारखंड सेक्शन से फिर आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपका ये जो विविध वाला सेक्शन, इससे फिर 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप इस तरह से देखिएगा तो 15, 30, 45, 45 और 10 आपका 55, 55 और 10 65, 65 और 10 75, 75 और 10 आपका ये 85, 85 यहाँ तक हो गया है। तो मतलब ओवरऑल हम लोग जो है वो आपका 85 क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं पेपर 1 में, 85 क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक ना। इसमें से 15 क्वेश्चन आपका बच रहा है। ये 15 क्वेश्चन जो है वो आपका करेंट अफेयर्स से आएगा, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन जो है वो आपका करेंट अफेयर्स से आएगा, और हम लोग यहाँ पे केवल 15 क्वेश्चन हिस्ट्री का, 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी का, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री का, फिर आपका 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी का, 10 क्वेश्चन पॉलिटी पब्लिक का, फिर 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, फिर 15 क्वेश्चन आपका साइंस और टेक का, फिर आपका 10 क्वेश्चन आपका ये झारखंड स्पेशल, फिर 15 क्वेश्चन मिसलेनियस का, ये रहेगा। मतलब टोटल 85 क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पे ये इसको हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो 15 क्वेश्चन जो बच रहा है आपका, वो आपका करंट अफेयर्स से आएगा, वो आप लास्ट में पढ़िएगा। तो यहाँ पे 85 क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, और 85 में अगर कम से कम अगर आपका 60 से 65 क्वेश्चन अगर सही हो जाए, 65 क्वेश्चन का हम लोग लेके चल रहे हैं। 85 क्वेश्चन के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और हम लोग टारगेट रखेंगे कि 85 क्वेश्चन में से कम यहाँ से आपका जो है वो 65 क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाए। ज़्यादा नहीं, 65 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाए, ठीक है ना। 65 ना भी हो ना तो मान लीजिए 60 क्वेश्चन, 65 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से 60 क्वेश्चन जो है वो आपका 55 से 60 क्वेश्चन 85 में कवर हो जाए। बाकी बात करेंट अफेयर्स का जो 15 क्वेश्चन है, 15 को में से कम आप 8 को मान लीजिए, यहाँ से कवर हो जाएगा। तो पेपर 1 में आपका लगभग 68 से लेके 70 का टारगेट रखिए पेपर 1 में, ज़्यादा नहीं रखिए, क्योंकि पेपर 1 में नहीं आता है, इसलिए आप 68 से लेकर 70 के बीच में टारगेट रखिए पेपर 1 में। बाकी बात पेपर 2 तो आपका ही है, तो पेपर 2 तो आपका 100 क्वेश्चन वहाँ से है, तो पेपर 2 में भी आप एज उठा सकते हैं, तो फिर आपका जो है वो परेशानी ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ से फिर आप कवर कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। इस तरह से अगर देखिएगा तो आप, तो हम लोग जो है वो केवल पेपर 1 में 85 क्वेश्चन के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी हम लोग पेपर 2 भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, 1-2 दिन में, तो फिर वहाँ से आपको उसको भी देखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो पहला जो है ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है। हिस्ट्री का हम लोग एक सेक्शन, मीडिएवल हिस्ट्री का एक सेक्शन, एक टॉपिक, और मॉडर्न का भी एक टॉपिक कंप्लीट किए हैं। फिर हम लोग ज्योग्राफी का भी एक टॉपिक, इंडियन पॉलिटी और पब्लिक का भी एक टॉपिक, इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी एक टॉपिक पढ़े हैं, मानवाधिकार मतलब ये विविध का भी एक टॉपिक पढ़े हैं, और जो आपका झारखंड स्पेशल है इसका भी हम लोग एक टॉपिक पढ़े हैं, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। तो इस तरह से हम लोग करते चलेंगे डेली। बस आपको वीडियो में बने रहना है, फिर आपको कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। बस
इसमें आप लगे रहिए और ईमानदारी पूर्वक पूरा जो ये सीरीज़ है इसको कंप्लीट कीजिए। इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लीजिएगा ना आप, तो फिर आपको कहीं भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। बस इस सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसी तरह हम लोग जो है वो इस क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देंगे। अब हम लोग इसके आगे की जो भी चर्चा होगी वो हम लोग नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।